नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड एवलांच 50 मजदूर रेस्क्यू कर निकाले गए, 5 की तलाश अभी भी जारी। सभी उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 6 राज्यों के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और आर्मी के 200 से ज्यादा जवान रेस्क्यू में जुटे। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। एनबीडब्ल्यूएल बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। जामनगर, वनतारा पशु देखभाल केंद्र जाएंगे पीएम। मणिपुर को लेकर अमित शाह ने की बैठक। राष्ट्रपति शासन के बाद ये पहली मीटिंग। समीक्षा बैठक कर बोले अमित शाह, 7 मार्च से मणिपुर के सभी रास्ते खोले जाएंगे। तेलंगाना टनल हादसा, आज रेस्क्यू का 7वां दिन। रेलवे का बचाव दल भी जुटा, 8 लोग फंसे हैं, बचने की संभावना काफी कम। हिमाचल में बर्फबारी, 600 सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर में बारिश से नदियों का लेवल 3 से 4 फीट बढ़ा है। 10 से 12वीं के एग्जाम डेट आगे बढ़ाएगी। यूपी के 8 जिलों में ओले गिरे, 16 में बारिश। लखीमपुर, हरदोई में सफेद चादर बिछी। कल तक ऐसा ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर है, जहां प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने की बैठक। मंत्री बोले, दिल्ली का 50% से ज्यादा प्रदूषण खुद का है। तो मंत्री बोले, दिल्ली का 50% ज्यादा प्रदूषण खुद का है। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल और पेट्रोल। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने की अहम बैठक में अहम निर्णय लिया गया है। मंत्री बोले कि दिल्ली का 50% से ज्यादा प्रदूषण खुद का है। मुरैना जिले में बदमाश मस्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से पस्त है। सिविल लाइन थाना इलाके के सिलियथा गांव में गोलीबारी हुई है। गैंगस्टर ने ग्रामीण की गोली मारकर हत्या की है। युवक ध्रुव यादव की हुई मौत। परिजनों, ग्रामीणों में इसको लेकर आक्रोश है। 5 आरोपियों पर एसपी द्वारा 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया है। परिजनों, ग्रामीणों व न्यू कलेक्ट्रेट के सामने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। 30 किलोमीटर लंबा जाम 4 घंटे तक लगा रहा। पुलिस बल तैनात रहा। लोगों की मांग है कि सिविल लाइन थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया जाए। मृतक का शव फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लोगों की मांग पर सिविल लाइन थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया जाए। अगली अहम खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी द्वारा शिक्षक के निलंबन के आदेश में पीड़िता का नाम, पिता का नाम और घर का पता सार्वजनिक कर दिया गया, जो कानूनी रूप से गंभीर अपराध है। पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 228 के तहत दुष्कर्म पीड़िता की पहचान गोपनीय रखनी चाहिए। तो ये बड़ी लापरवाही हुई है, जिसमें शिक्षा अधिकारी की तत्काल बर्खास्तगी की मांग की गई है। कांग्रेस का एक विशेष दल पहुंचा, उसने ज्ञापन दिया है उच्च अधिकारी को। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। बेलखेड़ा थाना अंतर्गत एक मासूम बच्ची के साथ स्कूल में दुष्कर्म होता है और उसी स्कूल का एक जो शिक्षक होता है उसके द्वारा इसको किया जाता है। इस दिल दहलाने देने वाली घटना के बाद भी जिला प्रशासन और अपना जिला शिक्षा अधिकारी उसकी संवेदनहीनता सामने निकल के आती है। तत्काल में जिला शिक्षा अधिकारी उस शिक्षक को निलंबित करते हैं और निलंबित जब वो करते हैं, वो जो आदेश पारित करते हैं उसमें हवाला देते हैं बेलखेड़ा थाने के टीआई का कि फलाने की बेटी के साथ फलानी घटना फलाने के साथ की गई है। साफ तौर पे चाहे जुबिलाइन जस्टिस हो, चाहे पॉक्सो एक्ट हो, चाहे भारतीय न्याय संहिता हो, तीनों में इस बात का उल्लेख है कि कभी भी पीड़िता की जो जानकारी है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। शहर जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर के प्रतिनिधि मंडल यहाँ आए थे। ये जो थाना बेलखेड़ा के एक अपराध में जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, उनका कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अपने आदेश में जो आरोपी शिक्षक है उसका जो निलंबन आदेश है उसमें नाबालिग बच्चे के गांव, उसके नाम, उसके माता पिता की पहचान लेख की गई है। चूँकि भारतीय न्याय संहिता में
ये प्रावधान भी है कि पहचान हम उजागर नहीं कर सकते। ये हमने उनका ज्ञापन ले लिया है, इस तत्काल इसमें एसडीओपी पाटन को जांच के लिए देंगे और इसमें विधिक अभिमत लेकर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। इंदौर ईओडब्ल्यू की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर नगर निगम आपको बता दें जोन 16 के एआरओ रहे राजेश परमार के यहाँ बिजलपुर और बिजोली स्थित घर पर छापामार कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू को आपको बता दें आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजेश परमार को कुछ दिन पूर्व ही निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने शिकायतों के चलते निलंबित किया था। राजेश परमार है जो सहायक राजस्व अधिकारी नगर निगम इंदौर में पदस्थ है, उनके खिलाफ आज छापे की कार्रवाई हुई है। एसपी सर श्री रामेश्वर सिंह यादव साहब के निर्देश पे उनको शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा आर्थिक अनियमितताएं कर काफ़ी बड़ी राशि बनाई गई है। उस आधार पे अपराध पंजीबद्ध हुआ था और 2 टीम लगातार काम कर रही है और अभी भी जारी है। खबर पखांजूर से है, जहां रामकृष्ण मिशन आश्रम पखांजूर में परम पूज्य स्वामी अनुभवानंद जी महाराज सह सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की गरिमामय उपस्थिति में एक भव्य अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्वामी जी ने सबसे पहले पखांजूर रामकृष्ण आश्रम में पूजा अर्चना की, जिसके बाद पूरे नगर में डीजे और गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। भगवान श्री राम कृष्ण देव के 190तम जन्मतिथि है। इस उपलक्ष्य में नारायणपुर रामकृष्ण मिशन से आए हुए हैं। पखांजूर जो रामकृष्ण आश्रम है ये बहुत दिन से लगभग 60 साल से यहाँ बहुत ठाकुर महास्वामी जी के लेके स्कूल शिक्षा बहुत कुछ कार्यक्रम इधर होते हैं। आज होल रामकृष्ण मंड मिशन रामकृष्ण आश्रम माँ शारदेश्वरी आश्रम विवेकानंद आश्रम पूरा भारतवर्ष से बाहर भी बहुत आश्रम में आज भगवान श्री रामकृष्ण देव के 190तम जन्म तिथि पालित हो रहा है। सबसे पहले तो श्री रामकृष्ण आश्रम पखांजूर की ओर से आपका मीडिया का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए आज सुबह 5:30 बजे से भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी का 190तम जन्मतिथि पूजा अनुष्ठान कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जो अभी पूजा पाठ कार्यक्रम है, अंजलि है, उसके बाद हम नगर भ्रमण नारायणपुर मिशन आश्रम से परम पूज्य स्वामी अनुभवानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हुआ है, उनको लेकर हम नगर भ्रमण किए हैं। इसके बाद हमारा पदावली कीर्तन कार्यक्रम है और यहाँ पर लगभग परलकोट क्षेत्र से लगभग 8-10 हज़ार लोगों के भंडारा की व्यवस्था भी रखा गया। युग अवतार श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के आज 190तम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। पखांजूर के इस पावन धरती में रामकृष्ण मिशन आश्रम के नाम से एक आश्रम है, जिस आश्रम में आप स्वयं भी खड़े हो। ये प्रतिवर्ष यहाँ मनाया जा रहा है। सन 1972 से पखांजूर में इस परलकोट में श्री रामकृष्ण आश्रम में उत्सव मनाया जा रहा है। पूजा पाठ हो रहा है। पूजा पाठ के बाद यहाँ भंडारा का आयोजन है। हजारों की तादाद में भक्त यहाँ पधारेंगे। अगली खबर पंजाब के मोगा से है, जहां कोटकपुरा रोड पर गांव सिंघावाला के पास एक दुखद दुर्घटना हुई है, जिसमें बाइक सवार युवक ट्रक की चपेट में आ गया। घटना के दौरान युवक ट्रक के टायरों के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मनजिंदर सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी गांव गिल के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 30 से 35 साल बताई जा रही है। मनजिंदर सिंह एक राजमिस्त्री था और अपनी बहन से मिलकर घर वापस लौट रहा था। ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕਸਟਡੀ ਚ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਲੈਟੀਨਾ ਦੇ ਨੀਚੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੋਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੈ, ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੋਇਆ। ਇੰਜਰੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕੈਂਟਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਥੱਲੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ घोषित किया जी। यमुनानगर के पास आपको बता दें, पांसरा रेलवे फाटक के निकट ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान संजीव कुमार निवासी घोड़ो पिपली के रूप में हुई, जो दवाई लेने के लिए बाइक से जा रहे थे। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों को आपको बता दें, परिजनों को सौंपा। परिजन के बयान पर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जिसका नाम है मलकियत एलियास मैक्सी। तो इसने पहले भी इसके ऊपर फिरौती वगैरह के पर्चे जो हैं वो दर्ज हैं। आज सुबह जब हमारे यहाँ मोहाली में भी इसने पीछे फिरौती की मांग करी थी, जिसके संबंध में हमारे यहाँ पे एक FIR दर्ज थी। आज सुबह जब हमारी टीम इसको रिकवरी के लिए लेके आई, उस समय इसने पुलिस टीम पर फायर किया और अपनी आत्मरक्षा में जब पुलिस टीम ने बचाव में फायरिंग करी तो इसके पैर में गोली लगी है। ये जख्मी हो गया, इसे अस्पताल में दाखिल करा दिया है। किसी भी तरीके का क्रिमिनल हो, चाहे वो अकेला हो, चाहे किसी गैंग से जुड़ा हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम वचनबद्ध हैं और पंजाब पुलिस आश्वासन देती है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर चंडीगढ़ से है, जहां आपको बता दें SAS नगर पुलिस और AGTF ने एक संयुक्त अभियान में विदेश में आधारित आतंकवादी गोल्डी बराड़ और गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो के गुर्गे गैंगस्टर मलकियत उर्फ मैक्सी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। जीरकपुर अंबाला राजमार्ग पर घगर पुल के पास की ये घटना है, जहां संक्षिप्त गोलीबारी में मैक्सी के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की थी। मूल रूप से अमृतसर के राजसांसी के रोडाला गांव का निवासी मैक्सी गोल्डी बराड़ और गोल्डी ढिल्लो के जबरन वसूली रैकेट में शामिल था। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां इकाना स्टेडियम में होंगे यूपी वॉरियर्स के मैच। 3 मार्च को यूपी वॉरियर्स वर्सेस जीजी के मैच के बीच मुकाबला होगा। 6 मार्च को यूपी वॉरियर्स वर्सेस MI के बीच होगा मुकाबला। 8 मार्च को यूपी वॉरियर्स वर्सेस RCB के बीच मुकाबला होगा। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, इकोना स्टेडियम में होंगे यूपी वॉरियर्स के मैच। आपको बता दें, 3 मार्च को यूपी वॉरियर्स वर्सेस जीजी के बीच मुकाबला होगा। वहीं अगला मुकाबला 6 मार्च को यूपी वॉरियर्स वर्सेस MI के बीच खेला जाएगा। 8 मार्च को यूपी वॉरियर्स वर्सेस RCB के बीच अहम मुकाबला होगा। लखनऊ से ये अहम खबर आपको दिखाना है, इकोना स्टेडियम में होंगे यूपी वॉरियर्स के मैच। 3 मार्च को यूपी वॉरियर्स वर्सेस जीजी के बीच मुकाबला होगा। 6 मार्च को यूपी वॉरियर्स वर्सेस MI के बीच मुकाबला होगा। खबरों में रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 45 दिन तक चले महाकुंभ में कोटि कोटि श्रद्धालुओं के साथ सत्ता के शीर्षस्थ महानुभाव भी बने पुण्य के भागीदार। समरसता के महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पवित्र डुबकी लगाई।
तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ परिवार सहित आस्था के स्नान में शामिल हुए। भेदभाव खत्म करने वाले महाकुंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो कोटि कोटि श्रद्धालुओं की तरह इसकी दिव्यता भव्यता के दर्शन करते दिखे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सहित कई विशिष्ट अतिथियों के साथ इन विशेष क्षणों को साझा किया। सनातन गर्व के महापर्व में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। कई राज्यों के राज्यपाल और कई दलों के नेता करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह समता और समरसता के महाकुंभ में पहुंचे। महक सिल्वर पान मसाला, वाह महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बांदा के ग्रामीण क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार द्वारा केन नदी किनारे कनवारा, सभदा, इछावर सहित लगभग आधा दर्जन गांव में सिंचाई विभाग RD थर्ड द्वारा कराए जा रहे लगभग 60 करोड़ की लागत से पिचिंग कार्य में भ्रष्टाचार खुलेआम दिखाई दे रहा है। ग्रामीण जिला अधिकारी बांदा से शिकायत करने के बाद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के गृह जनपद बांदा में शहर मुख्यालय के साथ उनकी खुद की विधानसभा तिंदवारी अंतर्गत केन और यमुना पट्टी पर बाढ़ से बचाने के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से कराए जा रहे पिचिंग में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और अधिकारी और ठेकेदार बड़े पत्थरों की जगह छोटे छोटे पत्थरों को लगाकर सरकारी पैसों को डकारने में लगे हैं। 2 वर्ष से ये काम कर रहे हैं और 2 वर्ष से कम 100 व्यक्ति हमारे यहाँ का गुजर चुका इनके सामने। इनके समझो कि कैसे ये ले गए। कैसे ले जाते हैं? अर्थी को हर खंड में रख के ले जाते हैं। अर्थी को? हाँ, हर पिच में रखना पड़ता है, कंधा पे उतार के, नीचे उतार के। हाँ। अच्छा, एक एक सीढ़ी उतारते हैं। 4 लोग नीचे जाओ कि हम बंका रहे हैं तो तुम ले लेना, हम जा रहे हैं तो तुम दे देना। हम चाहिए मिट्टी बैठेगी तो पत्थर तो नीचे जाएगा और जब नीचे जाएगा खड़ी कगार का पत्थर है वो पलटेगा, जरूर पक्का पलटेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी बेकार बना रहे हैं। ये भी इसका जो इस्तेमाल मिट्टी का कर रहे हैं वो गलत है। इसके लिए पूरा पत्थर होना चाहिए, पूरा पत्थर होना चाहिए। या तो पत्थर अगर इतना खड़ी कगार है तो उसका स्लोप पहले से लेना चाहिए कि पत्थर कम लगे और कसाव ज्यादा हो ऊपर तक। लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा नहीं हुआ। खड़ी कगार हो गई है बाढ़ की। वो तो मैंने ही उठाया था सबसे पहले 29 सितंबर, मुझे खूब याद है, आज भी याद है। 29 सितंबर को जब बाढ़ थी पूरे ज़िले में तो हमारे जसपुरा ब्लॉक के लसला ग्राम पंचायत में एक पिचिंग का कार्य 13.5 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। इछावर ग्राम पंचायत में काम हुआ था, सवादा उस समय नहीं हुआ था, कनवारा चल रहा था। बाढ़ का थोड़ा सा पानी, केन नदी का थोड़ा सा पानी लसला की पिचिंग में पहुंचा और पूरी पिचिंग भरभरा गई थी। 13 करोड़ का काम हो रहा है और पूरी पिचिंग भरभरा रही। ऐसे ही यमुना नदी के पानी थोड़ा सा इछावर की पिचिंग में पहुंचा, पूरा का पूरा पिचिंग भरभरा गई थी। ये लगभग जनपद बांदा में 2 वर्षों से पिचिंग के लिए मरम्मत का कार्य चल रहा था, क्योंकि हमारे गांव हैं हर साल बाढ़ आने से के चपेट में आकर के कभी कभी गाँव के में घुस जाता था पानी और वहाँ की जो मिट्टी है वो कट जाते थे, तो हमारे खेत भी नदी बन जाते थे। उसको देखते हुए सरकार के द्वारा हमें एक राहत का काम दिया कि लगभग जनपद में 50 करोड़ से हमारे जनपद बांदा में लसड़ा ग्राम, इछावर, सबादा और कनवारा, इनमें हमें पिचिंग का काम मिला था। मगर यहाँ का जो सिंचाई नहर विभाग का सिंचाई खंड 3 है उसके द्वारा जो कार्य दिया गया तो हमें 2 साल से दिख रहा है कि जो भी पिचिंग बनी तो जिसमें छोटे छोटे पत्थर लगा करके जो कुछ काम हल्का फुल्का जो गया और वो आई बाढ़ के वहीं पके वहीं ढेर हो गए। बांदा जनपद को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार के जो प्रयास हैं वो काफ़ी कुछ नज़र आ रहे हैं। सरकार ने बांदा शहर के लगे हुए ग्रामीणों क्षेत्रों से जो गांव हैं वहां के ग्रामीणों को बाढ़ से बचाने के लिए लगभग
50 करोड़ से ज़्यादा की रकम अभी तक सरकार ने यहाँ भेजी है, लेकिन उस रकम का बंदरबाट यहाँ के अधिकारियों द्वारा बखूबी तरीके से किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 करोड़ 46 लाख रुपए कनवारा के लिए अवमुक्त हुए थे, जिसे सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ पर पिचिंग का कार्य कराया जा रहा है। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो ग्राउंड जीरो में जो पिचिंग का कार्य है वो पूरी तरीके से कहीं भी इस लायक नहीं है कि वो 1-2 बार ही झेल सके, जिसके खिलाफ यहाँ के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी या और अन्य लोगों को इसकी शिकायत की थी। हालांकि इस पर कितनी कार्रवाई होगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये अकेले कनवारा नहीं, चाहे दरदा हो, इछावर हो, सबादा हो या तमाम ऐसे गांव हैं जहां 10-10 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए यहाँ मुक्त किए गए और वहाँ पिचिंग का काम भी कराया गया, लेकिन वो पिचिंग 1 साल भी बाढ़ में नहीं चल सकी। इसकी शिकायत के बाद अधिकारियों का कहना है कि अभी तो काम पूरा ही नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रिवाइज के नाम पर 6 करोड़ फिर ले लिए गए। और ये मामला एक दिन का नहीं है, ये आगे आने वाले हर साल में ये पिचिंग बहती रहेगी और इन अधिकारियों की ये दुकान भ्रष्टाचार की लगातार चलती रहेगी। आखिर सरकार का ये पैसा ये भ्रष्टाचारी अधिकारी कब तक खाते रहेंगे? क्या माननीय मुख्यमंत्री या संबंधित जिला अधिकारी कभी इस पर संज्ञान लेंगे? क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? और जो पैसा ये भ्रष्टाचारी अधिकारी खा गए हैं, क्या उसकी रिकवरी भी की जाएगी? ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये साल दर साल जिस तरीके से ये कार्य को बढ़ा करके ले रहे हैं और पैसा अवमुक्त कराया जा रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि आगे भी इनकी भ्रष्टाचार की दुकान लगातार चलती रहेगी। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। खबर अयोध्या से, जहां 8 लाख की घूस की मांग के मामले में नया मोड़ आया है। दरअसल बीते दिनों अयोध्या नगर निगम के जेई पर 8 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप लगा था। यह आरोप विराट कंस्ट्रक्शन के मैनेजर सत्येंद्र यादव ने लगाए थे, जिसमें वर्क ऑर्डर दिलवाने के लिए और पैसे पास कराने के लिए नगर निगम के जूनियर इंजीनियर ने कथित तौर पर 8 लाख रुपए की मांग की थी। इसमें एक QR कोड भी सामने आया था, जिससे नगर निगम के महापौर के PRO का बताया जा रहा था। इस बारे में जब सत्येंद्र यादव से पूछा गया तो उन्होंने इन सभी बातों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि ये केवल महापौर की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। ऐसा कोई शिकायती पत्र, QR कोड पर पैसा मेरे माध्यम से नहीं भेजा गया। हालांकि नगर निगम के जेई अरुण सिंह ने भी इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। वो टोटल पत्र गलत है। मेरे द्वारा कुछ नहीं पत्र लिखा गया, ना कुछ वायरल वो हम कहीं साइन किए, ना हम पत्र लिखे हैं। ये एक फर्जी है। हमें और नगर निगम को बदनाम करने की साजिश है। अफवाहों को लेकर के जो लोग इस तरीके की अफवाह उड़ा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ आप एक्शन लेंगे? उनके साथ कार्रवाई हो। शिकायतकर्ता में जो नाम है वो आपका है, वो कैसे लगता है? वो तो कोई भी कर सकता, नाम किसी का भी नाम कोई लिख दे। उस पत्र के बारे में जानकारी हमें कोई जानकारी नहीं है, ना मुझसे किसी से बात हुई है। और जो उसमें QR कोड है वो भी मेरे द्वारा जानकारी उसकी भी नहीं है, वो भी फर्जी है। कासगंज जिले के कोतवाली सिकंदरपुर वेस्ट क्षेत्र के गांव नगला जटवान में एक 12 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। शनिवार की सुबह किशोरी का शव उसके घर में मिला, जबकि उसके माता पिता खेत पर काम कर रहे थे। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं मृतक किशोरी के परिवार ने गाँव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। इसके अलावा किशोरी की 15 वर्षीय बहन भी लापता बताई जा रही है, जिससे पुलिस तलाश रही है। किशोरी के पिता ने बताया कि कुछ दिन पहले ही गांव के कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी थी और उनकी बेटी की हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर विचार कर रही है।
कासगंज जिले के कोतवाली सिकंदरपुर वेस्ट क्षेत्र के गांव नगला जाटवान में एक 12 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। शनिवार की सुबह किशोरी का शव उसके घर में मिला, जबकि उसके माता पिता खेत पर काम कर रहे थे। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं मृतक किशोरी के परिवार ने गाँव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। इसके अलावा किशोरी की 15 वर्षीय बहन भी लापता है, जिसे पुलिस तलाश रही है। किशोरी के पिता ने बताया कि कुछ दिन पहले ही गांव के कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी थी और उनकी बेटी की हत्या की आशंका उनके द्वारा जताई गई थी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। आज जो जिला कासगंज में 2 दलित समाज की बेटियां जो एक गायब है, एक की यहाँ बॉडी मिली है। उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार है जो बेटियों को सुरक्षा देने का काम करती है, लेकिन पूरी तरीके से कानून व्यवस्था यहाँ फेल है और हम परिवार के साथ हैं। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलता, परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम यहाँ पूरी तरीके से मजबूती से परिवार के साथ खड़े हुए हैं। मैम सुबह एक मेरी बहन को ले गए और एक को मार के डाल गए। जब हम लोग हमसे छोटी को ले गए तो उसको हम लोग ढूंढने चले गए थे और जब वापस लौट के आए तो वो मरी मिली। हमारे जमाती जाई 2-3 दिन बाद पहले ज़्यादा हम लौंडिया लगी हैं, सारे मार जने फलाना मुद्दा। तो हमने चाहिए चलो कोई बात नहीं, हमें चिल्ले आदि खेत पर रहते हैं। तो लड़की देने वाले कौन लोग थे? ये लड़की आज सवेरे जाए भाई के बाद हम ढूंढने चले गए, घर बार सब मियाँ बीवी। वहाँ तो लड़की के आए 3 दिन में लड़की को मरी मिली। खबर रायबरेली से है। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि 15 माह के भीतर 52,000 से अधिक फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये प्रमाण पत्र वीडियो विजय सिंह यादव की आईडी से बनाए गए थे। जांच के दौरान सभी प्रमाण पत्रों को फर्जी पाया गया। ये प्रमाण पत्र वीडियो विजय यादव की तैनाती के दौरान जारी किए गए थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और विस्तृत जांच की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ अर्पित उपाध्याय ने बताया कि इस मामले में पंचायती राज निदेशक को फर्जी प्रमाण पत्रों के निरस्तीकरण के लिए एक सूची भेजी गई है। इस मामले की जांच एटीएस और रायबरेली पुलिस भी कर रही है। अब तक इस मामले में वीडियो विजय यादव समेत 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही इन आरोपियों में से 16 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पूरे प्रकरण की एटीएस समेत रायबरेली पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, इसमें सलोन विकास खंड में एक ग्राम विकास अधिकारी थे श्री विजय सिंह यादव, जिनके अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट आई थी कि जो ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र इशू किए गए हैं और जो फिज़िकल रजिस्टर में हैं उनमें काफ़ी भिन्नता थी नंबर के अंदर। फिर इसकी जांच कराई गई थी, तो जांच में उस टाइम पे आया था कि लगभग 19,000 जन्म प्रमाण पत्र हैं जो कि अनियमित तरीके से इशू कर दिए गए थे। इसके बाद में एक 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी। उस कमेटी के गठन के बाद में जो उनके पूर्व में जो क्लस्टर रहे हैं उसमें भी जांच की गई थी। जांच के बाद पाया कि उन क्लस्टर के अंदर भी इस प्रकार की कुछ अनियमितता थी और टोटल अब तक जो है लगभग 52,000 ऐसे प्रमाण पत्र पाए गए हैं जो कि अनियमित रूप से जारी किए गए थे। खबर प्रतापगढ़ से, जहां कुंडा तहसील में अधिवक्ताओं और सहजनी प्रधान प्रतिनिधि संतोष सिंह के बीच गाली गलौज और मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया। इस घटना के बाद कुंडा के अधिवक्ताओं ने संतोष सिंह की बुरी तरह से पिटाई कर दी। मारपीट का यह विवाद अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। हालांकि कुंडा कोतवाली पुलिस को अब तक किसी भी पक्ष से तहरीर प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण पुलिस मामले की जांच में देरी कर रही है। इस घटना के बाद कुंडा तहसील में तनाव का माहौल बन गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब इस मामले में कार्रवाई करती है और दोषियों के खिलाफ कौन से कदम उठाए जाते हैं। देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर क्षेत्र के आपको बता दें जसोदरपुर गांव निवासी दूध कारोबारी आसिक अली क्षेत्र के कुछ गांव से दूध खरीदकर अपनी बाइक से हरिद्वार की तरफ जा रहा था। पदार्थों गांव के निकट पीछे से आई कार में सवार 5-6 युवकों ने लक्सर हरिद्वार हाईवे पर उसको रोक लिया। उसकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी। आसिक को सरेराह बुरी तरह से पीटा गया है। मारपीट की घटना का किसी ने वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस बाबत पुलिस सूचना मिलने के बाद पथरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिसकर्मियों के पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए थे।
पहुंचा लड़का चैनपुर का 4 पहियों कार में अपने कुछ आदमी लेके 10-12 आदमी लेके पहुंचा, वो गाड़ी लगा दी बाइक के सामने और उसने जो लड़के को गिरा दिया और फिर उसके बाद मार पिटाई करी, पुलिस इतनी करी के बेहोश हो गया लड़का। उसके बाद पुलिस वहां पर चाय पी रही थी, उन्होंने जान बचाई। पुलिस जैसे पुलिस ने जान बचाई, उनके खिलाफ हमने तहरीर दे दी, मेडिकल करवा दिया। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जो सबको पकड़ा जाए और हमारी मदद की। लाल कुआं के घनश्याम धाम स्थित सेंचुरी पल्प एंड पेपर ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें 10 मेडिसिटी हॉस्पिटल रुद्रपुर के चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया और दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया है। शिविर में मिल परिसर के लोगों के अलावा बाहरी लोगों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सेंचुरी पल्प एंड पेपर के वरिष्ठ चिकित्सक शिवशंकर पंत ने बताया कि कंपनी सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्रिय रहती है और भविष्य में स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं देने की योजना है। ये भी शुरुआत है। सेंचुरी मैनेजमेंट की तरफ से हमारा प्रयास है कि जो हमारे लोग हैं और जो उनके डिपेंडेंट अंदर रहते हैं या फिर जो बाहर सोसाइटी के लोग हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा हर समय प्रयास है कि हेल्थ फैसिलिटीज लाल कुआं में अवेलेबल हों। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने 3 डॉक्टर्स आज मेडिसिटी रुद्रपुर से आ गए हैं। उसमें स्किन स्पेशलिस्ट हैं और हड्डी के विशेषज्ञ हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और एक गाड़ी में डॉक्टर साहब आए हैं, गायनिकोलॉजिस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को इसका फायदा मिलेगा। टिहरी जनपद के गंगी गांव जो जनपद की अंतिम सीमा पर स्थित है, इसमें ट्रैकिंग पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रोक लगा दी है। चमोली में हुए हालिया हादसे के बाद एक कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ स्थानों पर ट्रेवल्स की सूचना मिली थी, जिसके बाद संबंधित जगहों पर तुरंत टीम भेजकर स्थिति की जांच की जा रही है। सूरत क्षेत्र है, वहाँ पर लगातार हम वॉच कर रहे हैं और कोई भी ऐसी ट्रैकिंग आदि की जो दल जाते हैं उनको भी रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त बिजली पानी सड़क की जो सुविधाएं हैं उसका लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी लोगों को भी आगाह कर दिया गया है। डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि अलर्ट वेदर का जो अलर्ट था लास्ट 2 डेज़ का, उसको देखते हुए कहीं 2-3 जगह से जहाँ से शिकायतें या कोई ट्रबल की सूचना आई थी वहाँ पर भी टीम भेजकर तत्काल उसको चेक करा गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा में कल हिमस्खलन होने से 55 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 50 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला जा चुका। आज सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा स्थल पर पहुंचे। वहां अधिकारियों से रेस्क्यू के बारे में उन्होंने जानकारी ली। वापस देहरादून आकर आपदा परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। अभी रेस्क्यू टीम लगातार लोगों के बचाव में लगी हुई है। जल्द ही 5 बचे हुए मजदूरों का भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मौसम खराब होने के चलते दिक्कतें आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी से फोन पर बात हुई है। केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा मिला है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। जो पर्यटक हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि मौसम को देखते हुए अपनी यात्रा करें। कहीं ऐसा ना हो जाए जहां मौसम खराब हो वहां ना जाएं। कल प्रातःकाल अत्यधिक बर्फबारी से या हिमस्खलन से एवलांच आया था और उस एवलांच जिस स्थान पर आया वहां पर 55 जो श्रमिक थे वो उस समय काम कर रहे थे और 55 में से जब खोजबीन शुरू हुई तो कल रात्रि तक देर रात्रि तक 33 लोगों को रिकवर कर लिया गया। तो सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया और आज प्रातःकाल 14 लोग और सवेरे खोज लिए गए, उनको बचा लिया गया और सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए हैं। 48 लोगों को अभी तक ट्रेस कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं।
उत्तराखंड के चमोली में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए सुबह मौसम खुलते ही राहत और बचाव कार्य में लगी टीमों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। आपको बता दें, गनीमत यह रही कि लगभग 7:30 बजे पूरे इलाके में मौसम साफ हो गया, लेकिन अभी भी काले बादल जोशीमठ और उसके आसपास मंडरा रहे हैं। फिलहाल ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। वहीं इस हादसे में जो 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हें जोशीमठ के अस्पताल में लाया गया। अस्पताल के आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बर्फ के नीचे फंसे 55 मजदूरों में से 50 लोगों की अब तक जान बचा ली गई है। अब तक राहत और बचाव कार्य में लगी टीमों की जानकारी और पूरे हालात पर न केवल उत्तराखंड सरकार बल्कि अब केंद्र सरकार भी नजर रख रही है। कल से अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे घटना की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ली है। धामी भी कल 5 घंटे में 2 बार आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचकर हालात की जानकारी ले चुके हैं। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी की माने तो फिलहाल मौसम खुल गया है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के लिए रवाना हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में वहां पहुंचकर जानकारी ली, साथ ही घायल मजदूर से मुलाकात भी की। देखिए, क्योंकि वहां पर 8 कंटेनर थे, 8 में से 5 ट्रेस हो गए हैं और जो 14 लोग प्रातःकाल मिले हैं वो भी कंटेनर के अंदर से ही मिले हैं। तो अभी 3 कंटेनरों को खोजने का काम चल रहा है और उस पर सभी एक्सपर्ट जितने प्रकार के भी होते हैं जो, और रडार की के लिए भी जो है उस पर भी रडार भी वहां पर अपना काम करे, उसके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास हुआ कि जो 7 लोग बचे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी खोजा जा सके। कल रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ आईटीबीपी आर्मी और बीआरओ की ज्वाइंट टीम ने किया था। उसमें 33 लोग हमें मिल गए थे सकुशल 55 में से, और 3 जो क्रिटिकली इंजर्ड थे आईटीबीपी माणा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो आज आर्मी हॉस्पिटल हेली के माध्यम से उनको जोशीमठ लाया गया है और अब उनका उपचार जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी तीनों की कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है और फिलहाल एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ उपलब्ध है हमारे पास। 28 लोग हैं एनडीआरएफ के और कुछ टीमें हमारी गोविंद घाट और हनुमान चट्टी के पास हैं। तो मौसम जिस तरह से अभी खुला है, आशा है कि और जो हेल्प सेंटर की तरफ से हमें आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। भारतीय सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहे और अभी भारतीय सेना की एक पार्टी ने 14 और जो दबे हुए थे एवलांच में उनको रेस्क्यू किया है। अभी इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है और इनमें से एक अभी क्रिटिकल है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दोनों ही रेस्क्यू अभियान में लगी हुई है। हवाई मार्ग के साथ साथ सड़क मार्ग से भी जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिन लोगों को निकाला गया है उन्हें भी अस्पताल में चेकअप के लिए लाया जाएगा। फिलहाल अच्छी बात यह है कि मौसम खुला हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि 4 के बाद छुटपुट बर्फबारी और बारिश की घटना ऊपरी हिस्सों में हो सकती है। अब इसके साथ ही आपदा जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जिस पर विपक्षी दल अवैध निर्माण व मौसम के अलर्ट होने के बाद भी इस घटना में सरकार की लापरवाही को मुख्य वजह बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन पर बात कर जनपद चमोली के माड़ा में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने प्रदेश में हो रही बारिश और हिमपात की स्थिति पर भी विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। सवाल अब यही उठता है कि लगातार उत्तराखंड राज्य कई आपदाओं से गुजर चुका है, इसके बाद भी राज्य में रही अब तक की सरकारों ने आपदा से निपटने के कई दावे भी किए गए। पहाड़ों पर हो रहे प्रकृति के साथ खिलवाड़ वाले निर्माण कार्यों पर रोक के साथ अभी तक हिमालय क्षेत्रों को संरक्षण देने के लिए कोई ठोस नीति लागू नहीं हो पाई है, जो आने वाले समय पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर नैनीताल से है, जहां नगर पालिका परिषद नैनीताल में पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल की अध्यक्षता में आज आयोजित बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
बैठक में विभिन्न समितियों का गठन के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आम सहमति से पारित किए गए। बैठक में 15 वार्डों के सभासदों द्वारा पालिका की आय बढ़ाने के साथ ही नगर के विभिन्न वार्डों में व्याप्त समस्याओं को दूर करने व वार्डों में साफ सफाई के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए, जिनका संज्ञान लेते हुए पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने कहा कि नगर व वार्डों में व्याप्त समस्याओं को जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा। बोर्ड ने प्रशासन द्वारा डीएसए ग्राउंड को खेल विभाग को 30 साल की लीज पर देने के मुद्दे पर चर्चा की। इस मामले में विधिक राय लेने का निर्णय लिया गया। फ्लैट के लिए भी निर्णय लिया गया है और दूसरा क्या कहते हैं, ये ज़्यादा निर्णय लिए गए हैं निर्माण को लेके। हर वार्ड में सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी हैं, खड्डे हो रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा मतलब इसके लिए भी निर्णय लिया गया है। जब भी हमारे पास कहीं से फंडा आता है तो हम उस कार्य को करेंगे। और लाइट की एक प्रॉब्लम है पूरे वार्डों में, उस पर निर्णय लिया गया है। सोलर लाइट लगेगी, इस बात पर एक चर्चा हुई है, उस पर भी हम उसको भी करेंगे, सोलर लाइट भी लाएंगे। कुछ लोगों ने जालियाँ वालियाँ टूटी हैं, उसके संबंध में भी कहा है। ये सारे निर्णय लिए गए हैं। बोर्ड बैठक बहुत अच्छी तरीके से हुई है। ऋषिकेश से अगली अहम खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी ऋषिकेश में आज से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर परमार्थ आश्रम परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि समेत देश विदेश से आए योग साधकों ने कार्यक्रम में शिरकत की। ये महोत्सव गढ़वाल मंडल विकास निगम के गंगा रिसोर्ट में 1 से 7 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य योग के महत्व को बढ़ावा देना और दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाना है। इस दौरान योग साधक गंगा तट पर एकत्र होकर योगाभ्यास करेंगे और योग की गंगा में अपनी आस्था को समर्पित करेंगे। देशी और विदेशी योग प्रेमियों की उपस्थिति इस आयोजन को और भी विशेष बना रही है और सभी को इस अद्भुत अनुभव का लाभ मिल रहा है। वर्षों से उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के समय से, जब उत्तर प्रदेश के अंग होते थे हम लोग, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और ये उसी कड़ी में इस बार भी इसमें देश विदेश के योग साधक यहाँ पर आते हैं और योग के बारे में सभी लोग अपने विचार रखते हैं। देखिए, योग हमारा ये क्षेत्र जो है, मुनिकृति, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, तपोवन, ये योग की जननी है और देश में योग की राजधानी भी है। यहाँ से ऋषि मुनियों से लेकर तमाम साधु संतों ने हमारे उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, तमाम जगह यहाँ पर योग साधना करके परमात्मा की प्राप्ति की। तो योग परमात्मा की प्राप्ति का साधन भी है, योग हमारी आत्मा भी है और योग हमारी राष्ट्रवाद का प्रतीक भी है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज हो चुका है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित करके योग महोत्सव का शुभारंभ किया। 1 मार्च से 7 मार्च तक चलने वाले योग महोत्सव में 700 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। गंगा के तट पर 7 दिनों तक योग की गंगा बहने जा रही है। माना जा रहा है कि विश्व पटल में ऋषिकेश योग नगरी के नाम से जाना जाता है और योग नगरी में योग की गंगा पूरे सप्ताह बहेगी। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। हल्द्वानी में आगामी 16 मार्च से शुरू होने वाली कुमाऊं प्रीमियर लीग के लिए आज से ट्रायल शुरू हो गए हैं। शहर के मिनी स्टेडियम में आज पहले दिन नैनीताल जिले के 230 फुटबॉल के खिलाड़ी ट्रायल देने के लिए पहुंचे। आयोजकों का कहना है कि कल उत्तराखंड के अन्य जिलों से ट्रायल देने के लिए खिलाड़ी पहुंचेंगे। इसके पश्चात सिलेक्शन टीम 6 टीमों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को परिवर्तित करेगी। आगामी 16 मार्च से 23 मार्च तक फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित होगी। हाल ही में समाप्त हुए नेशनल गेम्स के बाद फुटबॉल के प्रति खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों का कहना है कि खेल विभाग और फुटबॉल फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान तैयार किया गया है, जो कि अब राज्य के खिलाड़ियों के काम आ रहा है और पहली बार फुटबॉल के लिए कुमाऊं प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है, जिसमें राज्य भर से खिलाड़ी जाकर खेलेंगे। इस फुटबॉल को लेकर और मैं चाहता हूं कि ये और अच्छा हो। इसका प्रयास हमारे बीरू कालाकोटी ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है कि इस कुमाऊं प्रीमियर लीग को कराने
का जो अहम मकसद है वो बच्चों में फुटबॉल के प्रति जागरूकता, कि वो जितना अच्छा खेलें और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, और जो कि इस प्रदेश का नाम रोशन और हमारे देश का नाम रोशन करें और खुद का नाम भी रोशन करें। फुटबॉल के क्षेत्र में वैसे तो पूरा उत्तराखंड पहले से अग्रणी है, लेकिन जो अभी नेशनल गेम्स में जो फुटबॉल का स्तर देखने को मिला और उत्तराखंड की टीम ने जो यहाँ पर प्रतिभाग किया और अपना बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, उससे हमारे जो यहाँ का लड़का है, आने वाला जो खिलाड़ी है, उसमें बहुत अंदर मोटिवेशन मिला। और क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने भी घोषणा की है कि हम खेल में जो कोई भी मेडल लाएगा उसको हम जो नौकरी के लिए उसकी स्टार्टिंग करेंगे, तो बहुत अच्छा क्रेज फुटबॉल का उत्तराखंड में हो गया है। कुमाऊं मंडल में पहली बार हो रहा है कुमाऊं प्रीमियर लीग, और इसमें 6 जिले के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और आज नैनीताल जिले का है आज ट्रायल, और 230 बच्चे लगभग आ रखे हैं। अभी और भी बच्चे देखने को मिल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं। और कल ट्रायल है हमारे अन्य जिलों का, उत्तराखंड के सभी जिलों के बच्चे कल ट्रायल देने आ रहे हैं। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।